Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. Let's start today's lecture. Our topic of discussion is joint stability. ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा joint architecture. joint architecture में हम लोगों ने उसकी joints की types देखी. ठीक है, उसका articular cartilage. Then हमने उसकी articular connective tissues देखे. ठीक है, अब हम देखेंगे joint stability. जो जॉइंट स्टेबिलिटी है उनमें हम किन किन चीज़ों को देखेंगे. एक जो आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेसेस हैं, ठीक है, उनको देखेंगे हम. फिर हम देखेंगे कि लिगामेंट्स और मसल्स का बीच में क्या रोल है, और जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं साथ, ठीक है, उनका रोल इसके अंदर क्या है. ठीक है, सो जॉइंट स्टेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टू रेजिस्ट एबनॉर्मल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, दिस इज जॉइंट स्टेबिलिटी. ठीक है, जैसे एक जॉइंट फॉर एग्जांपल जॉइंट स्टेबल है अगर उसके अंदर डिस्लोकेशन नहीं हो रही. ठीक है, हल्के से भी कोई उस पर फोर्स लगी है और वो फौरन से अगर डिस्लोकेट हो जाता, अपनी जगह से हिल जाता है, उसकी बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, इसका मतलब है कि जॉइंट वीक है, वो सही तरीके से अपनी स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं कर सकता. तो जॉइंट स्टेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए जॉइंट टू रेजिस्ट एबनॉर्मल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, या एबिलिटी टू रेजिस्ट डिसलोकेशन. ठीक है, डिसलोकेशन होने को रोक सके, डिसलोकेट ना होने दे जॉइंट, वो स्टेबल हो. इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन बोन एंड. अब उसमें हम क्या देख रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू एन अदर. ठीक है, वन बोन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर. ठीक है, अब उसमें हमने क्या देखना है? वाइल प्रिवेंटिंग इंजरी टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, टू लिगामेंट्स, टू बोन्स, टू लिगामेंट्स, टू मसल्स. ठीक है, डिसलोकेट, हमने सब चीजों को देखना है कि डिसलोकेशन डिसलोकेशन ना हो, और डिसलोकेशन के बाद क्योंकि जो साइड पे आपके एडजेसेंट मसल्स, आपके लिगामेंट्स पड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर सारा जोर चला जाता है. ठीक है, उनकी भी इंजरी होती है. तो इन सब को रेजिस्ट करने वाली जो है वो आपकी क्या है? वो जॉइंट स्टेबिलिटी सबसे अच्छी होगी, जो जॉइंट डिसलोकेशन को रोकेगा. ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर देखिए शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेसेस. उसके अंदर क्या है? शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेसेस के आपका जॉइंट ऐसी पोजीशंस होती हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा वो जॉइंट आपका स्टेबल होता है. ठीक है, हम पहले भी इसका पढ़ चुके थे कि क्लोज पैक पोजीशन, जब आपकी मैक्सिमम उसके अंदर जो जॉइंट है वो कॉन्ग्रेंट होता है. ठीक है, स्टेबल होता है. उसके अंदर क्या वो सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है? जब उसकी क्लोज पैक पोजीशन होती है. और वो क्लोज पैक पोजीशन क्या है? मोस्ट जॉइंट्स हैव रेसिप्रोकली शेप्ड आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस. दीज सरफेसेस आर नॉट सिमेट्रिकल एंड देयर इज टिपिकली वन पोजीशन ऑफ बेस्ट फिट इन विच द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज मैक्सिमम. जैसे कि ये, ठीक है, वेयर द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस आर मोस्ट कॉन्ग्रेंट, लिगामेंट्स आर मैक्सिमम टॉट. ठीक है, जिसके साइड पे लिगामेंट्स होंगे, यहाँ पर ये जो इसके साइड पे यहाँ पे जॉइंट पे लिगामेंट है वो, ठीक है, जो आपकी क्लोज पैक पोजीशन होगी मैक्सिममली टॉट, सबसे ज्यादा टेंशन उस वक्त उनके अंदर क्रिएट होगी, वो सबसे ज्यादा क्या होगा? टाइट होंगे उस वक्त. साइड पे जो लिगामेंट्स हैं, जो उसके मसल्स हैं, वो भी फोर्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे. और आपकी जो स्पेसिस हैं, जो आपकी सरफेस है, वो मोस्ट कॉन्ग्रेंट होगी. ठीक है, स्टेबल होगी और कांटेक्ट होगी. ठीक है, मैक्सिमम कांटेक्ट होगा दोनों बोनी सरफेसेस के दरमियान में, मैक्सिमम कांटेक्ट होगा. ये हम चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, क्लोज पैक पोजीशन हम पढ़ चुके हैं. देन ओपन पैक, लूज पैक पोजीशन, वो क्या होती है? पोजीशन ऑफ मोस्ट जॉइंट्स ऑफ द बॉडी व्हेन द आर्टिकुलर सरफेसेस आर लीस्ट कॉन्ग्रेंट. ठीक है, और लिगामेंट्स स्लेकेंड, लूज होंगे लिगामेंट्स. ठीक है, लिगामेंट्स टाइट नहीं होंगे, जाहिर बात है वो पोजीशन आपका मैक्सिमम एक बोन्स का आपस में कांटेक्ट नहीं होगा. ठीक है, और लूज पैक पोजीशन, ये जिस तरह हम जब चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, जब हम वजन अपने पाँव पे डाल रहे हैं, तो तब हमारे मोस्टली हमारे जॉइंट्स क्लोज पैक पोजीशन में है. लेकिन जब वो स्विंग का एक फेज है, देन ओपन पैक पोजीशन आ रही है. ठीक है, तो हमारी वॉकिंग क्लोज एंड लूज पैक, हमारी डेली एक्टिविटीज क्लोज एंड लूज पैक पोजीशन हमारी जो बॉडी के जॉइंट्स हैं वो उनमें चलती रहती हैं, क्लोज एंड लूज पैक. इसी की वजह से हम चल रहे हैं, इसी की वजह से हमारे जो है हम फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं. तो जो हमारे मैकेनिकल जॉइंट्स हैं, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसके अंदर भी ऐसे ही है कि एक पोजीशन जिस तरह सरफेस है उससे ऑपोजिट दूसरी सरफेस बनी होगी ताकि आपस में वो
ज्वाइन हो सकें, ठीक है। इसी तरह हिंज जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, ठीक है। ये आपके कंडलाइट जॉइंट्स हैं, इनकी सरफेसेस ऐसी बनी हुई है कि अगर एक सरफेस में बीच में एक पोजीशन इस तरह की है तो दूसरी उससे ऑपोजिट पोजीशन होगी, ताकि आपस में वो जॉइंट बना सके, सही तरीके से आपस में जुड़ सके, ठीक है। और कोई भी ऐसी मूवमेंट जो कि क्लोज पैक पोजीशन से अवे होगी, ठीक है, जो जिसमें जॉइंट्स क्लोज पैक पोजीशन के अंदर नहीं होंगे, वो आपकी कौन सी पोजीशन होगी? ओपन पैक पोजीशन होगी, या वो आपकी लूज पैक पोजीशन होगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स डाली हैं कि जैसे क्लोज पैक पोजीशन नी की कब है? मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। आप करके देखें, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपकी ना कॉन्ग्रेंट की वाली पोजीशन है। हिप में देखिए मैक्सिमम एक्सटेंशन, देन इंटरनल रोटेशन एंड एबडक्शन, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन एंड एबडक्शन, इस वाली पोजीशन के अंदर आपकी क्या होती है? क्लोज पैक पोजीशन है हिप की। शोल्डर की एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। एंकल जॉइंट डॉर्सीफ्लेक्शन, फुल डॉर्सीफ्लेक्शन। रिस्ट की देखिए मैक्सिमम एक्सटेंशन, क्लोज पैक पोजीशन है। इसी तरह ही मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट, मेटाकार्प रिस्ट कौन सा है? रेडियो कार्पल जॉइंट, जो आपका कार्पल और रेडियस के दरमियान में जॉइंट बन रहा है, रेडियो कार्पल, क्योंकि अल्ना तो डायरेक्टली जॉइंट नहीं बना रही होती रिस्ट के साथ, ठीक है। देन मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट, इसमें मैक्सिमम फ्लेक्जन आपका क्या है? आपके क्लोज पैक पोजीशन है। इसी तरह ही इंटरफेलिंजियल जॉइंट्स, उनकी मैक्सिमम एक्सटेंशन, क्लोज पैक पोजीशन है। द क्लोज पैक पोजीशन अकर्स फॉर नी, रिस्ट एंड इंटरफेलिंजियल जॉइंट्स एट फुल एक्सटेंशन, ठीक है। देखिए सबके अंदर क्या हो रही है? एक्सटेंशन हो रही है। अच्छा, कोई ऐसी जॉइंट सरफेसेस होती हैं जैसे कि उनमें बोथ क्लोज एंड लूज पैक में भी उनका क्या होता है कि या तो एरिया मैक्सिमम होता है या एरिया कांटेक्ट का, या क्या होता है स्मॉलर। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर हम हिप जॉइंट देख लें, हिप जॉइंट में क्या होता है? एक तो एसिटाब्युलर कैविटी डीप होती है, ठीक है, और उसके बाद क्या एसिटाब्युलर लेब्रम भी लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हिप जॉइंट आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है आपस में आपकी जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो आपका स्टेबल जॉइंट है वो आपका हिप जॉइंट है। एक तो उसकी शेप ऐसी बनी होती है एसिटाब्युलर कैविटी की, वो डीप होती है, ठीक है, और फीमर हेड उसके अंदर प्रॉपर फिट आ जाता है, और फिर उसके ऊपर एसिटाब्युलर लेब्रम, एक लिगामेंट भी लगा हुआ है जो उससे और ज्यादा प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका जॉइंट जो होता है लार्जेस्ट कॉन्टेक्ट एरिया है आपस में, कॉन्टेक्ट सर्फेसिस का लार्जेस्ट कॉन्टेक्ट एरिया है इसके अंदर, ठीक है। द एसिटाबुलम प्रोवाइड्स अ रिलेटिवली डीप सॉकेट फॉर हेड ऑफ फीमर एंड देयर इज ऑलवेज अ रिलेटिव लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन टू बोन्स, ठीक है। दोनों बोन्स के दरमियान लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया रहता है। देखें, अब चाहे आप उसके अंदर क्लोज पैक पोजीशन कर रहे हैं तब भी इतना ज्यादा एरिया है। अब अगर आप उसके अंदर लूज पैक पोजीशन, कोई ओपन पैक पोजीशन कर रहे हैं, वो एसिटाबुलर कैविटी इतनी डीप है, ऊपर से एसिटाबुलर लेब्रम लगा हुआ है कि वो लूज पैक पोजीशन के अंदर भी थोड़ा ज्यादा ही कॉन्टेक्ट एरिया रहता है, ठीक है। तो मोस्टली स्टेबल, कोई अगर कोई बहुत ज्यादा फोर्सफुल नहीं थर्स्ट लगेगा तो हिप जॉइंट की डिसलोकेशन या वो हो सकती है, वरना हिप जॉइंट सबसे ज्यादा स्टेबल हमारी जॉइंट का जो बॉडी में जॉइंट है वो सबसे ज्यादा आपका क्या है? हिप जॉइंट है। और शोल्डर का जॉइंट अगर हम वो आपकी ग्लिनॉइड कैविटी देखें, वो क्या होती है? वो डीप नहीं होती, बिल्कुल छोटी शैलो सी है बिल्कुल एक, और फिर उसके ऊपर आपका हेड ऑफ ह्यूमरस लगा हुआ है, और स्टेबिलिटी आपका ग्लिनॉइड लेब्रम उसके इर्द गिर्द होता है, जिससे वजह से वो लेकिन आराम से ये जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। ये अनस्टेबल जॉइंट है, स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू हिप जॉइंट, क्योंकि देखिए कॉन्टेक्ट एरिया चाहे वो क्लोज है चाहे वो लूज है, क्लोज में तो फिर भी कॉन्टेक्ट एरिया होता है, लूज में तो वो बिल्कुल ही आपके लेब्रम के इर्द गिर्द लेब्रम ही उससे ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है, जो ग्लिनॉइड लेब्रम है, ठीक है। सो यही बात उसके अंदर बताई हुई है। एट शोल्डर हाउएवर द स्मॉल ग्लिनाइड फोसा हैज अ वर्टिकल डायमीटर, ठीक है, और इसकी अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ वर्टिकल। बीच में आजान हो गई थी, तो इस लाइन को हम दोबारा देखते हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि जो ग्लिनॉइड फोसा है, ठीक है, उसका क्या होता है? वो बड़ा डीप नहीं होता है, तो उसके अंदर क्या, और ह्यूमरस का हेड जो है वो उसके ऊपर, जहाँ पे जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ग्लिनॉइड जो कैविटी के अंदर जब मूव करते हैं तो उससे क्या होता है? आराम से डिस्लोकेट हो सकता है, क्योंकि एक ग्लिनॉइड लेब्रम तो है उसके इर्द गिर्द, बट वो कैविटी क्या है? वो डीप नहीं है, वो बहुत वो मतलब वो डीप कैविटी नहीं है जो ग्लिनॉइड कैविटी है।
The small granite fossa has a vertical diameter that is approximately 75% of the vertical diameter of humeral head and a horizontal diameter that is 60% of the size of a humeral head. So area of contact between two bones is रिलेटिवली वेरी स्मॉल. ठीक है, चाहे वो क्लोज पैक पोजीशन है तब तो थोड़ा बहुत फिर भी है, लेकिन जब लूज पैक पोजीशन है तब बहुत कम जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट है दो बोन के दरमियान. तो यहाँ पे क्या हो सकती है, डिसलोकेशन हो सकती है. ठीक है, और फिर ये अब इस चीज को हमने देखा. उसके बाद ये है कि कभी कभी कुछ जॉइंट्स होते हैं, कुछ लोगों के ज्यादा स्टेबल होते हैं. ठीक है, कुछ लोगों के जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी कम ज्यादा होती है, तो कुछ के स्टेबल ज्यादा होते हैं लेकिन कुछ के कम स्टेबल होते हैं. कुछ के इतनी आराम से डिस्लोकेट नहीं होते, लेकिन कुछ के जिनके लिगामेंट्स इतने ज्यादा ठीक है लूज होते हैं, लूज हैं. ठीक है, उनके जॉइंट्स जो होते हैं वो जरा कम स्टेबल होते हैं. अरेंजमेंट्स ऑफ लिगामेंट एंड मसल्स. ठीक है, लिगामेंट और मसल्स जो है वो आपकी जॉइंट की रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है उसे इन्हेंस करते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो नी और शोल्डर जॉइंट है वो जाहिर बात है उनका हमने देखा कि उनकी जो कैविटी है डीप नहीं है ना ही नी जॉइंट की इतनी डीप कैविटी है, ना ही शोल्डर जॉइंट की कैविटी डीप है. तो फिर आपके क्या होते हैं, लिगामेंट्स और मसल्स क्या करते हैं, जॉइंट को स्टेबल कर रहे होते हैं कि वो जॉइंट जब आपका आगे की तरफ स्लाइड करे तो लिगामेंट्स उसे रोक लें ताकि वो डिस्लोकेट ना हो जाए. इसी तरह जब वो पीछे की तरफ जाए तो पीछे से लिगामेंट्स उसे रोक लें, मसल्स रोक लें ताकि वो पीछे की तरफ ना जाए. ठीक है, और अगर आपकी ये जो टिश्यूज हैं, जो आपके लिगामेंट्स और मसल्स हैं, ये अगर वीक हैं, ठीक है, डिसयूज की वजह से वीक है कि आप इन्हें सही यूज नहीं कर रहे उसकी वजह से वीक है, या वैसे ही लेग्स हैं इनमें जो लेग्जिटी है, ठीक है, लूजनेस है, ओवर स्ट्रेच होने की वजह से लूजनेस आ गई, लूज हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है. स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स एंड मसल्स ऑफन इंक्रीज जॉइंट स्टेबिलिटी. ठीक है, जब आपके मसल स्ट्रांग होंगे, आपके लिगामेंट स्ट्रांग होंगे तो आपकी जॉइंट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग को अगर हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे उनकी, क्वाड्रिसेप्स अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका नी जॉइंट को आपने उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, नो डाउट हम उसे उसमें क्या करेंगे, हम उसके क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, जो नी जॉइंट को ऊपर से लग रहे हैं, नी जॉइंट का पटे, ठीक है, वहां पे आके लग रहे हैं नी जॉइंट पर, जब हम उन्हें स्ट्रेंथनिंग करेंगे, उन्हें ज्यादा अच्छा कर देंगे, उनकी जब स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी तो आपका नी जॉइंट बहुत स्टेबल हो जाएगा. जब आपके मसल्स अच्छे होंगे जो आपके नी जॉइंट को सराउंड कर रहे हैं, अगर हम हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स को की स्ट्रेंथनिंग कर देंगे, उन्हें अच्छा बना देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, आपकी नी की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. यही मैंने इसमें बताया हुआ है. स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग ग्रुप इनहेंसेस द स्टेबिलिटी ऑफ द नी. द एंगल ऑफ अटैचमेंट ऑफ मोस्ट टेंडन्स टू बोन is arranged so that when the muscle exerts tension, the articulating ends of bone at the joint crossed are pulled closer. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ अटैचमेंट के जो टेंडन्स है वो इस तरह लगे हुए होते हैं कि जब उनमें टेंशन प्रोड्यूस हो तो आपके मसल, आपके जो जॉइंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ताकि उनमें स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए. ठीक है, जब फौरन आप नी को एक्सटेंशन करते हैं, आपके टेंडन्स में क्या होती है, आपके फौरन से उनके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, वो खींच लेते हैं बोन को, जो आपकी टीबिया है उसे फौरन से ऊपर की तरफ ले आएंगे कि अब नी पे एक्सटेंशन हो जाए ताकि नी स्टेबल आपका हो जाए. ठीक है, उससे क्या हो जाता है, जॉइंट की स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है. और अच्छा, ये वाले लिगामेंट को देखें, जिस तरह नी के आगे लगा होता है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, इसी तरह ही एक लगा हुआ है पीछे की तरफ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. अब ये क्या होता है, ये आपके अगर ये जो टीबिया आगे की तरफ स्लाइड करेगी, फॉरवर्ड स्लाइड करेगी, फीमर फॉरवर्ड स्लाइड करेगा आपके टीबिया के ऊपर, तो ये इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या करेंगे, उसे रोक लेंगे, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे कि नहीं अब आपकी लिमिट इतनी ही है बोन की, आप इससे आगे नहीं जा सकते, तो वो उसे रोक लेंगे. इसी तरह पोस्टीरियर साइड पे अगर आपकी जो फीमर है स्लाइड करेगी उसके ऊपर, टीबिया के ऊपर पीछे की तरफ जाएगी, जाहिर बात है टीबिया के ऊपर मूव करिए, पीछे की तरफ जाएगी, तो पीछे से पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो उसे रोक लेंगे कि बस इतना ही, आगे नहीं जा सकते. ठीक है, तो ये जो इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लेकिन अगर
ठीक है, ये मैंने आपको क्रूशिएट लिगामेंट का बता दिया कि कैसे अगर फीमर आपके फॉरवर्ड स्लाइड कर रही है, फॉरवर्ड आ रही है टिबिया के ऊपर, तो ये फौरन से उसे रोक लेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। इसी तरह ही जब वो आपकी फीमर पोस्टीरियर की तरफ स्लाइड कर रही है तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उसे रोक लेंगे। ठीक है, और जब आपके मसल्स जो है वो आपके जॉइंट डिस्लोकेट कब होते हैं, जब आपके मसल्स फटीग हुए हुए, ठीक है, मसल्स फटीग हुए हुए और अब क्या हो गया, लिगामेंट्स के ऊपर सारा का सारा स्ट्रेस ज्यादा हो गया, उनकी जितना उनकी ऊपर स्ट्रेस होना चाहिए उससे ज्यादा हमने स्ट्रेस लिगामेंट्स पे डाल दिया, मसल्स फटीग हो गए हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जॉइंट की इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। जाहिर बात है मसल अपना वर्क सही परफॉर्म नहीं कर रहे, लिगामेंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस चला गया है, और लिगामेंट्स जाहिर बात है एक लिमिट है जहां तक वो ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि एक लिगामेंट की एक जो आप उसे इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट आप उसे वो वापस खुद नहीं आएंगे, फिर उसने थ्रू सर्जरी आप उन्हें वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आएंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ा था लिगामेंट्स में कि जब लिगामेंट्स को हम स्ट्रेच करते हैं तो इलास्टिक लिमिट तक वो स्ट्रेच हो सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच होकर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वो आ जाएंगे। लेकिन जब हम उन्हें बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट स्ट्रेच करेंगे तो वो खुद वापस नहीं आएंगे अपनी ओरिजिनल शेप में, हमें थ्रू सर्जरी उन्हें खुद उनकी जगह पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मसल्स आपकी फटीग है तो जॉइंट की इंस्टेबिलिटी को वो बढ़ाते हैं, क्योंकि जब मसल्स फटीग हैं वो अपना वर्क नहीं सही परफॉर्म कर रहे, लिगामेंट्स पे स्ट्रेन डल गया ज्यादा, जाहिर बात है, और जब एक उनकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वो रप्चर हो जाएंगे और फिर वो भी नहीं रहेंगे, मसल्स भी सही वर्क नहीं परफॉर्म करेंगे, जाहिर बात है जॉइंट डिसलोकेट ही होना। ठीक है, व्हेन मसल्स आर फटीग दे आर लेस एबल टू कंट्रोल द जॉइंट स्टेबिलिटी, और इंजरीज इसी सिचुएशन में ज्यादा होती हैं। रप्चर ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट्स इज मोस्ट लाइकली व्हेन द टेंशन इन फटीग मसल सराउंडिंग द नी इज इनएडिक्वेट। ठीक है, वो अपना सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, सो क्रूशिएट लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं और फिर बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, जिसकी वजह से ये नी की डिसलोकेशन हो जाती है। और अगर जो एथलीट्स हैं इसी वजह से ही वो जब जब हमारे मैचेस होते हैं वो उसे कहते हैं कि ये वो अनफिट है, उन्हें वापस भेज दिया जाता है जो प्लेयर्स को, उनकी यही वजह होती है कि मसल्स जिनके फटीग होते हैं, ठीक है, जिनके मसल्स फटीग होते हैं, जाहिर बात है एग्रेसिव वर्क आपको वहां पे करना है। जिनके मसल्स फटीग है वो क्या होगा, उनके लिगामेंट्स उन डिसलोकेशन के उन लोगों के अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं। जाहिर बात है मसल फटीग है, मसल अपनी सही तरीके से टेंशन नहीं प्रोड्यूस कर रहे, देन आपकी लिगामेंट्स पे स्ट्रेन डल रहा है बहुत, और जब वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच होंगे तो जाहिर बात है वो रप्चर हो जाएंगे, डिसलोकेशन ही होगी। ठीक है, पार्टिसिपेशन विद फटीग मसल्स इंक्रीजेस द जॉइंट इंस्टेबिलिटी। अदर कनेक्टिव टिश्यूज कुछ हमारे ठीक है, हमारे फेशिया है जो कि जो आपके मसल्स को सराउंड करते हैं, मसल फाइबर्स को सराउंड करते हैं, वो भी आपको प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर वो है जो आपका मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, इलियोटिबियल बैंड, जो कि आपके लगा होते हैं स्ट्रॉन्ग, ये एक क्या है, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट ट्रैक्ट ऑफ फेशिया नोन एज इलियोटिबियल बैंड, और ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नी पे लगा होता है। ठीक है, और ये नी जॉइंट को स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, इलियोटिबियल बैंड। ठीक है, फेशिया और जो आपकी एक्सटीरियर जो स्किन है ऑन द एक्सटीरियर साइड ऑफ द बॉडी और अदर सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो आपके क्या करते हैं, जॉइंट की स्टेबिलिटी, उसकी इंटेग्रिटी को इनहेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट स्टेबिलिटी। ठीक है, और इसके अंदर जिस तरह हमने पहले पढ़ी है काइनेमेटिक चेन्स, वो सारी ओपन काइनेमेटिक चेन, क्लोज काइनेमेटिक चेन, वो हम पहले पढ़ चुके हैं और उन्हीं से ही रिलेटेड है ओपन एंड क्लोज पैक पोजीशन। ठीक है, तो ओपन एंड क्लोज पैक में डिफरेंस अब देख लें कि क्या है, कि उसके अंदर मैक्सिमम कॉन्ग्रेंट है, सरफेसेस आपस में मैक्सिमम कांटेक्ट है उनका, ओपन में क्या है, लूज कांटेक्ट है। ठीक है, और इसके अंदर लिगामेंट्स और मसल्स टॉट है, उसके अंदर क्या है, लूज पैक में रिलैक्स है। ठीक है, लूज है। सो ये उसका जो एक लेक्चर है ओपन एंड काइनेमेटिक चेन का, उसे मैं आपको एक दफ़ा वैसे ही दोबारा दे दूंगी, लेकिन हम वो चीज़ें कर चुके हैं पहले। सो ये आपका आज का लेक्चर था, और काइंडली स्टूडेंट्स बी सीरियस, ये हमारा अभी एक टॉपिक इसका और रह गया और ये 5th चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम जॉइंट्स के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।